शर्म करो रमेश बिधूड़ी, शर्म करो। शर्म नहीं है तो डूब मरो। ये दिल्ली की सड़कों पर आज गूंज रहा है ये नारा। दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले और उन 70 विधानसभा क्षेत्रों में, उन 70 विधानसभा सीटों पर यही कहा जा रहा है, शर्म नहीं है तो डूब मरो। क्योंकि रमेश बिधूड़ी जैसे नेताओं को डूब मरना काफी है, यह अलका लांबा ने कहा है। और ये हम अपने दर्शकों को सबूतों के साथ दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि रमेश बिधूड़ी जैसे लोग पार्टी में रहने के लायक हैं। क्या ये चुनाव लड़ने के लायक हैं? जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है, जिन्हें पता नहीं कि चुनावी मंच से क्या बात की जाती है, जिन्हें पता नहीं कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, जिन्हें पता नहीं कि गरीब जनता का दर्द क्या होता है। ऐसे लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाना चाहिए? और रमेश बिधूड़ी के बयान पर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता शर्मिंदा हो रहे हैं? इनके मंत्री शर्मिंदा हो रहे हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि वो महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं। और क्या रमेश बिधूड़ी का यहां पर इस्तीफा बनता है? इस्तीफा की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो ये रमेश बिधूड़ी नहीं, अमित शाह को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इन्होंने अपमान किया, माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने भी महिलाओं का कई बार अपमान किया। और ये क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी कि भैया जिनके गुरु ऐसे हैं ना, इनके चेले भी फिर ऐसे रहेंगे। और जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मैं अपने दर्शकों को पहले ये दिखा देता हूं कि कांग्रेस ने क्या कहा है और किस तरीके से बवाल हो रहा है। उसके बाद मेरे साथ अब्बास भाई मौजूद है, इनसे हम आगे इस मुद्दे पर बात करेंगे। रिपोर्ट देख लीजिए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला। ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब्बास भाई के पास चलते हैं। अब्बास भाई, शर्म नहीं है तो डूब मरो। और ऐसे नेताओं को पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। और रमेश बिधूड़ी को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दे, नहीं तो दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में जो सीटों पर जो बुरा हाल होने वाला है, इसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की होगी। और पूरी हार की जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो रमेश बिधूड़ी होगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने ये बयान दिया है, ये अपमानजनक बयान दिया है, अब इससे बीजेपी लगभग बैकफुट पर आ गई है। लेकिन कांग्रेस क्या है, रमेश बिधूड़ी के साथ में पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, उनको भी घेरने का प्रयास कर रही है। और वो कह रही है कि सिर्फ रमेश बिधूड़ी से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमित शाह को भी माफी आकर मांगनी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी को भी आकर के माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया कि हम कालका जी की सड़कों को ऐसा बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल, इसके बाद में मामला इतना गर्मा गया कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ में यहां पर दिखाई दी और रमेश बिधूड़ी को जम करके लताड़ा। और उसके बाद में जैसे जैसे आक्रोश बढ़ा, उसके बाद में अब बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। और उसने कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी को यह नसीहत दी है कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें। लेकिन क्या इस नसीहत से काम चल जाएगा?
क्या रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या रमेश बिधूड़ी को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए? ये सवाल जो है अब कालकाजी के लोगों के मन में है, और सिर्फ कालकाजी नहीं बल्कि समूचे दिल्ली की जनता के मन में है। क्योंकि अगर रमेश बिधूड़ी को पार्टी से नहीं निकाला जाता है तो बीजेपी को इसका खामियाजा चुनाव में जरूर भुगतना पड़ सकता है। जी, बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और थोड़ा पीछे जाते हैं, ये फ्लैशबैक की जिसे हम जिक्र करते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में हुआ क्या? अभी कुछ दिनों पहले हम क्या देखते हैं, ये 2024 की मैं जिक्र कर रहा हूँ, पिछले साल का जिक्र कर रहा हूँ, ज्यादा दिनों का मामला नहीं है। ये मामला है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दिया, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस पर विपक्षी पार्टियों ने घेर लिया। संसद के बाहर धरना होता है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसमें तमाम जो विपक्षी पार्टी के जो सांसद है वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इस प्रोटेस्ट में हम क्या देखते हैं कि जो धक्का मुक्की हो जाती है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में धक्का मुक्की हो जाती है। और राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए जाते हैं कि राहुल गांधी ने जो धक्का दिया है वो इंटेंशनली धक्का दिया, और जो धक्का लगा प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत, ये दो बड़े चेहरे हैं। इस मैं अगर कहूं तो छोटा सा अगर मैं ऐसे कर दूं तो इतना बड़ा जो धक्का है, उसके बाद दोनों लोग आईसीयू में पहुंच जाते हैं। आईसीयू में पहुंच जाने के बाद बड़े बड़े प्लास्टर लगा दिए जाते हैं। और खेल अब यहां पर है, मोदी जी का फोन आ जाता है। मोदी जी फोन करके पूछते हैं कि क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी। ये फोन किसको करते हैं? ये मुकेश राजपूत को फोन करके पूछते हैं कि उनका हाल चाल कैसा है, अपना ख्याल रखिएगा। मोदी जी के पास वक्त है मुकेश राजपूत को फोन करने का। मोदी जी के पास वक्त है दलजीत दोसांझ से मुलाकात करने का। लेकिन मोदी जी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक बयान जारी कर दें कि रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो गलत है। या मैं अगर बात करूं, अब्बास भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान की बहुत बात करते हैं और खूब महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। अब ऐसे में फर्ज नहीं बनता कि महिला तो महिला होती है, राजनीति एक तरफ। आतिशी को फोन करके ये बताया, उनसे उनको हौसला बढ़ाया जाए कि जो कहा गया उनको लेकर वो ठीक नहीं है, और ऐसे में भले ही हम जो है अलग पार्टी से, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अभी तक क्या देखा जा रहा है कि जो बयान बिधूड़ी ने दिया है, उनके बयान पर खेद तो छोड़ दीजिए, ये कहा जा रहा है कि भैया पहले आप आइए, हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये केजरीवाल का शीश महल है, ये शीश महल का मॉडल है। ये अब्बास भाई, ये हो क्या रहा है? आपके लोगों को चोट लगती है तो आपको दर्द होता है। बीपीएससी के इतने छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनको एक फोन नहीं करते। रमेश बिधूड़ी सरेआम महिलाओं की इज्जत तार-तार कर रहे हैं, महिलाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो अब ये महिलाओं का दर्द जानने के लिए फोन नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए, बीजेपी ने खुले तौर पर अपने सभी नेताओं को ये छूट दे रखी है कि आप कंट्रोवर्शियल बयान दीजिए, यानी कि समाज में ध्रुवीकरण पैदा कीजिए, हिंदू मुस्लिम को अलग कीजिए। यानी कि जब कंट्रोवर्शियल बयान दिया जाता है तो उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचता है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम बयान पर ही पहुंचता है। लेकिन इस बार जो रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया है वो उसमें ही घिर गई है बीजेपी, क्योंकि उन्होंने बयान हिंदू मुस्लिम को छोड़कर महिला पुरुष को लेकर के बयान दे दिया। और एक ही दिन में सिर्फ एक बयान नहीं, दो बयान, आतिशी के खिलाफ और चाहे प्रियंका गांधी के खिलाफ। तो इस तरह से जो है बीजेपी यहाँ पर घिर गई है। कंट्रोवर्शियल बयान बीजेपी इसलिए दिलवाती है ताकि जो समाज में ध्रुवीकरण पैदा हो उसका फायदा बीजेपी उठा सके, वोटरों को साधने का प्रयास कर सके। लेकिन इस बार जो मामला है, बीजेपी यहाँ पर घिरती हुई दिखाई दे रही है। और इससे पहले चाहे रमेश बिधूड़ी के दूसरे बयान ले लें, चाहे दूसरे नेताओं के बयान ले लें, चाहे प्रताप सारंगी के संसद वाला जैसे आपने बताया कि धक्का लग जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, चाहे आपने कहा कि बीपीएससी की बात कर लें, बीपीएससी में बिहार में प्रदर्शन होता है और नरेंद्र मोदी जी का एक फोन नहीं जाता, और फोन तो छोड़िए साहब, एक ट्वीट भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम आप एक ट्वीट तो अपने लोगों के माध्यम से करवा सकते हैं, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप एक ट्वीट तो कर सकते हैं ना। और क्या नरेंद्र, और अभी आपने देखा कि एक तरफ तो देश भर में तमाम हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिरों के मुद्दों की बातों को उठाई जा रही है, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है अजमेर की दरगाह पर चादर भेजते हैं। तो यानी कि दोनों तरफ से
जो घेरने का प्रयास है जनता को वो किया जा रहा है। यानी कि दो धारी तलवार यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ तो जैसे आपने कहा है कि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, अब पार्टी के नेताओं को खुला छोड़ रखा है कि आप जाइए, आप मान कीजिए, कुछ भी कीजिए, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अब भाई अपनी बात आगे रखिएगा। मेरे मन में तुरंत अभी एक सवाल आ गया, मैं कुछ चेहरों का नाम लेना चाहूंगा, वो बड़े पदों पर इस वक्त हैं और वो इस वक्त कहाँ है। मैं बात करना चाहूंगा स्मृति ईरानी का। वो भले ही आज बड़े पद पे नहीं है, लेकिन बीजेपी की वो एक बहुत बड़ी महिला चेहरा है और ये वही स्मृति ईरानी है जब जो अधीर रंजन चौधरी हैं उन्होंने क्या कहा दिया, गलती से कह दिया था देश की राष्ट्रपत्नी, ये राष्ट्रपति जी के लिए बोल रहा था जो कि ठीक नहीं है और मैं भी इस बात को मानता हूं कि उन्होंने ठीक नहीं कहा था, गलती से बोल दिया था। उस बयान को लेकर स्मृति ईरानी सड़क से संसद तक आ गई थी और बहुत ज्यादा अगर हम कहें तो इस चीज को इतना पर्सनली ले लिया गया था कि स्मृति ईरानी गला फाड़ फाड़ कर चीख कर मुद्दा उठा रही थी कि माफी मांगो, शर्म करो। ये स्मृति ईरानी क्या भारत में है नहीं क्या इस वक्त? और मैं एक चेहरे का और नाम लेना चाहूंगा, अनुराग ठाकुर को ही नहीं पता होगा कि संविधान के पहले पेज की 8वीं लाइन में क्या लिखा है, संविधान के दूसरे पेज में क्या लिखा है, या संविधान के तीसरे पेज की 6ठी लाइन में क्या लिखा है। ये अनुराग ठाकुर को मैं देख रहा था कि कुछ महिलाओं के साथ ये मौजूद थे जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मुद्दा चल रहा था। गलती अमित शाह ने की थी, माफी कांग्रेस से मंगवा रहे थे, बहुत प्रदर्शन कर रहे थे ये। और अगर हम कहें तो पूरा जो है इसको इस तरीके से बना दिया गया था कि जैसे वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कवाली कर रहे हैं। जिसे कहा जाए, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वैसा ही लग रहा था, मुजरा जैसा टाइप को वो कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ में बैठ के। ठीक है, तो मैंने स्मृति ईरानी का नाम लिया, क्या वो यहाँ पे नहीं है? वो क्या, मैं अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर नहीं है क्या? यहाँ पर रविशंकर प्रसाद नहीं है क्या? यहाँ पर गिरिराज सिंह नहीं है क्या? यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं है क्या? यहाँ पर अमित शाह नहीं है? या इन्हें पता ही नहीं है कि ये भारत का मामला, साहब दिल्ली के चुनाव का मामला है? कहाँ सो रहे हैं ये लोग? या ये लोग इंडिया से बाहर चले जाते हैं जब इनके अपने लोग बोलते हैं, और जब विपक्ष बोलते हैं तो ये चीख कर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लग तो ऐसा ही रहा कि स्मृति ईरानी हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, ये लोग शायद भारत में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि जब विपक्ष बोलता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और इनको आगे कर दिया जाता है कि आप जाइए और बयानबाजी कीजिए और विपक्ष को घेरिए। जैसे कि आपने याद दिलाया कि अधीर रंजन चौधरी ने गलती से बोल दिया था कि राष्ट्रपत्नी जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो है वो पद होता है, राष्ट्रपत्नी का कोई भी पद जो है वो नहीं होता है। क्या बीजेपी का जो सोशल मीडिया है अकाउंट वो बंद हो गया है अमित शाह? या फिर मैं अगर बात करूं, अमित मालवीय इस वक्त चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सी बटन कहां दबनी चाहिए और किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, एक सोते हुए इंसान को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो, जो जानबूझकर ये दिखा रहा हो कि मैं सो रहा हूं, उसको जगाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर अमित मालवीय की बात हो या बीजेपी के तमाम नेता जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनकी बात हो, वो यहाँ पर जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। अगर सो रहे होते तो उनको जगाया जा सकता था, उनको बताया जा सकता था कि आप जागिए और इस मुद्दे पर अपनी राय जो है जनता के सामने बोलिए, लेकिन वो जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गुमराही की जो जिंदगी है इस वक्त वो गुजार रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने कहा कि वो भारत में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ये बयान विपक्षी पार्टी की तरफ से विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाए गए हैं ना, जबकि प्रियंका गांधी कांग्रेस की एक बड़ी नेता हैं, इस पहली बार सांसद बनी गई हैं, आतिशी सिंह दिल्ली की सीएम हैं, और उनको लेकर के ये बयान दिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बीजेपी है, जो बीजेपी के नेता हैं, वो खाली जब विपक्ष कुछ बोलता है तभी एक्टिव होते हैं। इस वक्त वो कहीं संन्यास में या गुफाओं में या तपस्या के लिए शायद चले गए हैं। उनको अपनी पार्टी का कोई भी जो कमियां हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं, या फिर यूं कह दें कि उनसे चुप रहने के लिए बोल दिया गया है कि अगर आपने कुछ बोला तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा, इसलिए आप अपने घर में चुपचाप आराम से रहिए। या फिर कहा जाए तो दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है, देश की राजधानी नहीं है। या फिर अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि दिल्ली शायद अमेरिका में, क्योंकि इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज इस तरीके से मौन हो गई है, जैसे इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि बीजेपी के अपने लोग आज बात कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा इस मुद्दे पर जनता अपनी राय जरूर दे। इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।